हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम जानते हैं। तो नेशनल इनकम होता क्या है? तो जब किसी एक व्यक्ति के इनकम के बारे में जानते हैं तो वो सिर्फ इनकम होता है, पर वही इनकम जब पूरे नेशन के जानेंगे, पूरे नेशन के बारे में हम लोग पता करेंगे पूरे नेशन का इनकम कितना है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेशनल इनकम के डिफिनेशन में हम लोग नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम वो नहीं जो किसी एक कंट्री के पास क्या रिसोर्सेस है, कितना वेल्थ है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेशनल इनकम डिपेंड करता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उससे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रिसोर्सेज से कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके हम लोग कितना एक ईयर में कितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर यूज्ड इन जनरेटिंग ए फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ द कॉन्सिक्वेंस इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसके हिसाब से जो हम इनकम जनरेट करेंगे वो हमारा नेशनल इनकम होगा। अब नेशनल इनकम को जानने के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म्स को जानना होगा, जो जैसे कि टर्म्स हम लोग के सामने हैं, आप देख सकते हैं। पहला टर्म जो है वो है जीडीपी। तो व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी का डिफिनेशन है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलना चाह रहा है कि क्या है? जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू है किसका? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि एक साल में किसी देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। मार्केट वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक बिस्किट है, बिस्किट का कितना प्राइस है? मान लीजिए एक बिस्किट है, उससे छोटा पैकेट, उसका प्राइस है 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज उसका मार्केट वैल्यू हुआ। उसके बाद क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि जो गुड्स का वैल्यू एडिशन फर्दर अब इंक्रीज नहीं होगा, वो फाइनल गुड्स हो चुका है, मतलब वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुका है, तो फाइनल गुड्स होता है। और साथ ही सर्विसेज को भी उसी तरह से हम लोग देखते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मतलब कि एक देश के अंदर जितना भी इनकम हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड जितना भी इनकम हो रहा है वो जीडीपी कैलकुलेट, उससे क्या निकलता है? जीडीपी। ठीक है, तो क्या बोला? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और एक ईयर के मतलब 31 मार्च टू 1 अप्रैल के बीच में एक देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, और उसको अब कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ सबका फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं कर सकते कि 1 किलो आटा प्रोड्यूस हुआ, 2 किलो चावल है, आलू है, प्याज है, फिर मशीन से इतना किलो मशीन, ऐसा नहीं ना मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या मेजर किया? उसका मार्केट वैल्यू कितना है। मार्केट वैल्यू कॉमन यूनिट है जिससे पता चल सकता है। तो मार्केट वैल्यू में उसका वैल्यू कितना है, उससे हम लोग मेजर कर लेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। तो क्या हुआ कि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उसका मार्केट वैल्यू क्या है। कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज, उसका मार्केट वैल्यू क्या है। गेहूं का मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसका मार्केट वैल्यू को मेजर करते हैं वो एक पूरे देश के अंदर में। ठीक है, उस देश में जो भी काम कर रहा है वो फॉरेनर है, इंडियन है, नॉट मैटर बस ये कर रहा है कि वो देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का टर्म है वो है फाइनल गुड्स। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स था। तो फाइनल गुड्स मतलब होता क्या है, देखते हैं। द फाइनल गुड्स दैट इज मेंट फॉर द फाइनल यूज एंड इट विल नॉट टू पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि देखिए ये डिफिनेशन क्या कह रहा है कि कोई भी गुड्स है कि जो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है, अब वो फाइनली कंज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा, ना कि फर्दर उसका कोई वैल्यू एडिशन होगा। मतलब कि जैसे कि देखिए मान लीजिए खेत में से एक खेत है, वहां फार्मर काम किया,
वहां से निकले, वहां गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, गेहूं प्रोडक्शन हुआ गया, उसके बाद वो मिल में गया, मिल में उसका आटा बना, आटा से के बाद वो गया अब कहाँ, वो गया अब कंपनीज में वहाँ बिस्किट बना, बिस्किट जाके कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पर फाइनल गुड्स कौन सा हुआ, फाइनल गुड्स यहाँ पर बिस्किट हुआ, क्योंकि कंजप्शन क्या किया गया, कंजप्शन क्या किया गया, बिस्किट किया गया, ना कि डायरेक्टली आटा किया गया। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वही होता है जो डायरेक्टली कंजप्शन किया गया, वो प्रोडक्शन लाइन, जो देखिए यहाँ से प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हुआ, यहाँ फिर वैल्यू एडिशन हुआ, यहाँ भी वैल्यू एडिशन हुआ। पहले चावल था, पहले सिर्फ गेहूं था, गेहूं के बाद आटा बना था, उसका वैल्यू एडिशन हुआ, उसके बाद आटा के बाद फिर उसके बाद फर्दर उसको फिर बिस्किट बनाया गया, फिर वैल्यू एडिशन हुआ। तो ये सारा मिलाकर क्या हो गया, सारा वैल्यू ऐड हो गया, फाइनली अब बिस्किट बन गया। बिस्किट का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, डायरेक्टली अब वो कंज्यूम किया जाएगा। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वही होता है जो प्रोसेस से बाहर आ जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स का अपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि सेम एग्जांपल लीजिए, खेत में से गेहूं निकला, गया मिल में, मिल के बाद बिस्किट बना, मिल के आटा के बाद बिस्किट कंपनी में, और कंपनी में जो बिस्किट बना वो फाइनल गुड्स हुआ। लेकिन ये जो आटा पहले जो गेहूं गया, ये गेहूं था, ये गेहूं अब आटा बनने गया, तो जिसका गेहूं का जितना वैल्यू था वो किसका वैल्यू है, इंटरमीडिएट गुड है। वो इंटरमीडिएट गुड इसलिए है क्योंकि उसका फाइनली वो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। मान लीजिए कि अब गेहूं खरीदा फार्मर से कोई बिजनेसमैन मिल में ले जाने के लिए, तो उसका कुछ कम 10 रुपये के जी में खरीदा होगा, लेकिन जब वो आटा बन जाएगा तो उसका वैल्यू हो सकता है 15 रुपये के जी हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे आटा बन गया उसके बाद बिस्किट बन जाता है, लेकिन वही 1 केजी जितना आटा का बिस्किट बनेगा उसका वैल्यू और कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 100 रुपया हो जाए। तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ गुड्स का वैल्यू क्या है, ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो ऐड जब हो रहा है तो जो बीज का गुड्स है, जो मतलब कि गेहूं से लेके आटा बनने, ये जो गेहूं है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये आटा से बिस्किट जो बन रहा है, इस आटा भी इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि वैल्यू एडिशन के प्रोसेस के बीच में है वो, ठीक है। लेकिन जो बिस्किट बन गया उसका तो अब फाइनली अब वैल्यू एड नहीं होगा, तो वो फाइनल गुड्स है। तो जिसका वैल्यू फर्दर ऐड हो सकता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, पर जिसका वैल्यू फर्दर ऐड नहीं हो सकता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। जिसका वैल्यू फर्दर ऐड नहीं हो सकता है वो फाइनल गुड्स है, सॉरी, जिसका वैल्यू फर्दर ऐड नहीं हो सकता वो फाइनल गुड है, और जिसका वैल्यू ऐड हो सकता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब एक बिजनेसमैन एग्जांपल के तौर पर लीजिए, एक बिजनेसमैन है, उसने क्या खरीदा है, 10 केजी आटा खरीदा है। तो बिजनेसमैन क्या करने के लिए खरीदा है, खाने कंज्यूम करने के लिए नहीं, वो फर्दर बिस्किट बनाने के लिए खरीदा है। तो क्या हुआ यहाँ पर ये जो खरीदा आटा है, ये जो वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। लेकिन एक कंज्यूमर है, वो आटा खरीदा है, तो कंज्यूमर जब आटा खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक फाइनल गुड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आटा डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा। तो यूज के अनुसार से डिपेंड है, यूज पर डिपेंड है कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। समझिए, अगर मान लीजिए कि ऐसे ब्रेड बना, गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना। अब ब्रेड को कोई कंपनी खरीद रही है, तो कंपनी फर्दर कुछ बनाने के लिए खरीद रही होगी, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। लेकिन वही ब्रेड को अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए खरीदेगा, खाने के लिए खरीदेगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। क्योंकि जब बिजनेसमैन खरीदेगा तो उसमें फर्दर वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान खरीदेगा तो वैल्यू एडेड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फाइनल गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड एज कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स को दो भाग में बांटा गया है, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में, ठीक है। जैसे देखिए, कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड। जैसे कोई गुड जो है खरीदा गया कंज्यूमर के द्वारा और कंज्यूम कर लिया गया यहीं पे, फर्दर इसका कुछ यूज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, वो कंजप्शन गुड हुआ, है कि नहीं। एक
लैपटॉप खरीदे, एक कंज्यूमर है उसका यूज कर लिया, तो क्या हुआ, कंज्यूमर गुड हुआ, ठीक है। लेकिन वही गुड्स को कैपिटल गुड्स आर, लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल गुड्स लाइक टूल्स एंड मशीनरी दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कोई गुड्स जो फर्दर लॉन्ग टर्म पर यूज होने वाला, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी ने एक ट्रक खरीद लिया है, ट्रक खरीद लिया है, तो जब कंपनी ने ट्रक खरीद लिया है तो ये फर्दर वैल्यू एडेड करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, तो ये कैपिटल गुड हुआ। जो भी गुड्स फर्दर वैल्यू एडेड करने में हेल्प करेगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ड्यूरेबल गुड होगा, वो क्या होगा, कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है। समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर मान लीजिए वो उस कंपनी पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप पर किसी ने क्या खरीदा, इंडक्शन खरीद लिया, और इंडक्शन जब खरीद लिया तो बेकरी शॉप में लगातार वहाँ पे उसका यूज होगा, और उससे क्या होगा, केक बनाया जाएगा, चाहे बिस्किट बनाया जाएगा, तो क्या होगा, उसका वैल्यू एडिशन होगा ना उसमें, बेकरी में, ठीक है। तो क्या वो क्या हो गया, कैपिटल गुड हुआ। लेकिन अगर वही बेकरी शॉप से नहीं होकर कंज्यूमर अपने घर के लिए खरीदता, कोई दुकान उकान नहीं चलाने अपने घर के लिए, तो क्या होता, वो कंजप्शन गुड होता, ठीक है। चलिए, इनकम और आउटपुट और प्रॉफिट आर कॉल्ड फ्लोज एंड दिस कंसेप्ट मेक्स सेंस ओनली व्हेन द टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड दे अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको जानते हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में कोई कंपनी कितना अर्न की, तो क्या हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, 1 ईयर का पीरियड आया ना, तो इसको ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। बट वही बोले कि 31 मार्च को कंपनी के पास कितना पैसा था, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम 31 मार्च के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया, स्टॉक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, इतना 1 बजे से लेके 1 PM से लेके 4 PM तक, तो ये क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। लेकिन बोल रहा है 3 PM, बोले कि एक क्लास चल रहा है वहां पर 1 PM से लेकर 4 PM तक क्लास चलता है, वो पढ़ाते हैं सर, तो क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। पर हम बोल दिए 3 PM में हम आएंगे क्लासेस में, 3 PM क्या हुआ, तो स्टॉक हो गया, ये एक ही पॉइंट पे टाइम हो, ठीक है। जैसे कि ये दुकान है, ठीक है, ये दुकान है, इसमें गुड्स रखा जा रहा है, ठीक है, ये गुड्स रखा गया, एक आदमी आया, बोला, जाके देखा कितना, अभी इसको पूछा गया, इससे पूछा गया कि अभी कितना गुड्स है इसमें, तो बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुड्स है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, ये तुरंत गया देखा, जितना गुड्स रहेगा वो बता दिया, तो क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि ये डिफाइंड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट हम बोल दिए कि पूरे मंथ में 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये जो स्टोरेज था उसमें कितना गुड्स आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको स्टॉक नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, कोई टाइम से कोई टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक, ठीक है। और स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ मतलब टाइम पर, मतलब एक ही टाइम पर कितना वहां पर कोई चीज मौजूद है, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि कोई एक दूसरा टाइम पे पूरा लंबा टाइम तक, ठीक है, कोई एक छोटा टाइम के लिए नहीं, लंबा टाइम, ठीक है। स्टॉक मतलब समझिए ना, स्टॉक बोल रहा है, स्टॉक मतलब दुकान वाला बोलता है ना, अभी स्टॉक कम है जी, तो स्टॉक कम है मतलब कि उसके पास फिलहाल जो दुकान में सामान क्या है, कम है, लेकिन वही बोलते हैं उनको पॉकेट खर्चा मिल रहा है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो पॉकेट खर्चा जब हमको मिलता है वो एक दिन के लिए नहीं मिलता, वो पूरे मंथ के लिए मिलता है। किसी को सैलरी मिलता है तो पूरे मंथ के लिए मिलता है, ठीक है, बोलते हैं इस मंथ का सैलरी, ठीक है, ये नहीं बोलते आज का सैलरी, नहीं बोलते इस मंथ का सैलरी, ठीक है। आज के सैलरी में भी पूरा दिन का आता है, तो इसलिए सब इस सैलरी, ये सब क्या हो गया, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब कि स्टॉक ऑफ द गो डाउन, ये सब क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे कुछ बताया गया है, इसको आप क्लासिफाई कीजिए कि वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम क्या है? किसी सारा साल का मिलाकर एक दिन जोड़ा जाता है, तो ये नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ क्योंकि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में होगा, तो ये क्या होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। लोन टेकन बाय कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन टेकन बाय कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या होगा? इसको आपको बताना है, सारे को आपको क्लासिफाई कीजिए क्या क्या है, कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो है हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? रेफर टू द पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइज ऑफ द कैपिटल गुड्स। पूरे इकोनॉमी में कितना कैपिटल गुड्स है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बीच में जितना भी कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल्स, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स है। तो वो कितना है? जितना है उसका वैल्यू को क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पूरा कंपनी में कितना है, मान लीजिए छोटा, ये पूरे इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी के मैटर पर भी बता सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसके पास कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, कितना स्टोरेज है, कितना फर्नीचर है, ये सारा कुछ को मतलब टोटल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू आवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्रोमाइज ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई गुड्स है, मान लीजिए आपके पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर आपने खरीदा था 2020 में, अभी चल रहा है 2022, उसके बीच में उस फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ होगा। तो जब वो वैल्यू डिक्रीज, जितना मान लीजिए कि 100 रुपये का लिए थे, अब उसका वैल्यू 80 रुपया है, तो ये क्या हुआ? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। तो जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स हुआ, ये जो 20 रुपये का डिफरेंस हुआ, वो क्या हुआ? डिप्रिसिएशन हुआ उसका, मतलब उसका वैल्यू डिक्रीज हो, जो यूज किए उसमें कॉस्ट लगा वो डिप्रिसिएशन हुआ। मान लीजिए एक बिल्डिंग था, उसको जब नया बनाया था तो उसका वैल्यू था 100 करोड़, लेकिन अब उसका वैल्यू है 80 करोड़। तो क्या हुआ? 20 करोड़ क्या हुआ? उसका डिप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन डिडक्शन विच मेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू रेगुलर वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। रेगुलर, अब सामान है, कोई कंप्यूटर ही है, उसको यूज कर रहे हैं, तो वियर एंड टियर होगा, सेकंड हैंड गुड बनेगा। कैसे बनेगा? लगातार यूज हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। जो वैल्यू डिक्रीज होता है उसको वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि अभी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू क्या है, ठीक है। इट रेफर टू न्यू एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी इज अ न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच एक्सप्रेस्ड एज, मतलब कि क्या हुआ? हम क्या बताएं आपको? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब एक कंपनी है, उसमें कितना कैपिटल है पूरा लगा हुआ, उसको वैल्यू निकालें तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन उसमें से कुछ यूज कर रहे हैं, इतना सालों से यूज कर रहा, तो कुछ वियर टियर हुआ होगा, तो उस वियर एंड टियर के कारण क्या हुआ होगा? उसका वैल्यू डिक्रीज किया होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा उस पर। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा नेट वैल्यू आएगा। देखिए क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। मान लीजिए बोला ट्रैक्टर, आपके एक कंपनी में ट्रैक्टर है 1000 का, लेकिन 1000 का खरीदा था, मतलब 1000 का ट्रैक्टर है, पर क्या हुआ कि 200 रुपया उसका डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया 2 सालों में। तो ओरिजिनल ये 1000 जो है वो है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन 200 तो अब डिप्रिसिएशन 200 उसका जो यूज किए उतना दिन में उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ, वो क्या हो गया? वो डिप्रिसिएशन हो गया। और जो अब वैल्यू कितना है? 800 रुपया वैल्यू है ट्रैक्टर का, तो क्या होगा? वो जो 800 रुपया वैल्यू है वो क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू का कितना है माइनस कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, अब उसका फाइनल वैल्यू कितना निकला, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन, और ये नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, तो इतना तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलता हूँ फिर से। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।